जैसे तैसे बड़े हुए, अपनी ज़मीन मांगी, हर तरह से उनसे विनती करी, पंचायत लड़वाई सामाजिक, पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो इसी क्रम के बीच में चलते हुए बड़े भाई को, श्री राम को, झूठे मुकदमा बनाकर उसको फंसाया गया। उसी बीच में लाला राम को भी फंसाया गया, फिर हमें फंसाया गया। तो इस तरह से तीनों भाइयों को परेशान करती रही पुलिस परिवार के सहयोग से। परिवार, ये परिवार उन्हीं दो भाइयों का परिवार है जो आपकी जमीन, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं? हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे जी, श्याम सिंह, जी, जगत सिंह जी। तो ये उन्हीं का परिवार उन लोगों को दबाव में। तो मूल इस पूरे विषय का मुद्दा ये था कि श्याम सिंह और जगत सिंह का परिवार आप लोगों के हिस्से की जमीन आप लोगों से हड़पना चाहते थे, और इसी का विरोध जब श्री राम और लाला राम जी ने किया तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा के उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि अंततः उन्हें हथियार उठाने पड़े। तो इसके बाद की जो परिस्थिति बनी, या हम बात करें पहले जब उन्हें जेल में भिजवाया गया, झूठे केस लगवाए गए, तो उसमें आपने जैसा पहले बताया था कि आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी उस समय। उस टाइम तो ये समझो कि जमीन न होने की वजह से, कोई नौकरी नहीं होने की वजह से, तो सिवा मजदूरी की तो उस टाइम मजदूरी भी नहीं थी। और इसी परिस्थितियों के बीच में उन्होंने आपकी ज़मीन जो है वो हड़पने का काम किया, और बार बार लाला राम जी को, श्री राम जी को बार बार जेल भिजवाया करते थे, और शायद आपको भी उन्होंने प्रताड़ित करके जेल भिजवाया। 2 दफे मेरे को जेल भिजवाया। तो अब इस परिस्थिति में जब दोनों दिन चले गए, जमीन भी नहीं मिल रही और जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं, तो मुकदमा लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए। तो वकील मुकदमा लड़ेगा, बगैर पैसे के वकील मुकदमा लड़ता नहीं है। तो श्री राम की दोस्ती, जब वो जेल बार बार गए तो बदमाशों से उनका संपर्क हुआ और वो बदमाशी करने लग गए। लाला राम ने और मन्ना सिंह ने कोई बदमाशी नहीं करी। जब लाला राम ज़्यादा ही परेशान हो गया तब वो भी बदमाशी करने लग गए। हमने आज तक न कभी पहले की है, न आज तक करी है। श्री राम ने, लाला राम ने बदमाशी करी है क्योंकि अपनी रक्षा के लिए। और जब आदमी जंगल में उतर जाता है तो उसके 100 दुश्मन हो जाते हैं। 100 दुश्मन से निपटना और फिर उसको अत्याचार कहना, आतंक मचाना, कुल बातें ऐसी हो जाती हैं कि एक बात से उत्पन्न होती है। तो वही वो अपना जीवन रक्षा करने के लिए सैकड़ों को मारा है, और उसको समान चाहे जो नाम दे, जो भी रूप दे, वो समाज के ऊपर निर्भर करता है। पुलिस में भी बनवास बनाया था और पुलिस में सब कुछ ये काम किया हमारे परिवार के सहयोग से। तो इसमें जिस तरीके से आपने बताया, तो पुलिस की एक बड़ी एक संवेदनहीन भूमिका सामने आती है कि जब ये पूरी परिस्थिति चल रही थी और आपके परिवार के दूसरे लोग आपके ऊपर झूठे केस लगवा रहे थे, आपकी संपत्ति हड़पना चाह रहे थे, तो पुलिस ने कभी भी आपके पक्ष के बारे में नहीं सुना, कभी ना ही उसमें कोई प्रतिक्रिया। पुलिस अगर चाहती तो ये काम ही न होता। अगर वो सच्चाई को नापती तो सच्चाई क्या है, तो ये लाला राम श्री राम होते ही ना। एक किसान के बेटा थे, वो किसान ही रहते। पुलिस ने ही जानबूझकर बदमाश बनाया। तो इसके बाद जब उन्होंने अपना आपने बताया कि जब वो जेल पहुंचे, तो जेल पहुंचने के बाद उनका कई अपराधियों से मिलना जुलना हुआ। विक्रम मल्लाह भी उस समय उसी जेल में उनसे मिला। हाँ, उसी जेल में मुलाकात हुई जी। और बाहर आने के बाद आपने बताया किस तरीके से उन्होंने गैंग बनाई। हाँ, गैंग बनाया। जब उनको मिलकर गैंग तो कोई भी बनाएगा। खेत में अगर किसान हल चलाने जाता है तो 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। सही बात है। तो इसी तरह से बदमाशी करने के लिए साथी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने को गैंग बनाया, बदमाशी चालू कर दी। तो जब विक्रम मल्लाह के साथ उन्होंने मिलकर गैंग बनाया, तो ये परिवार के साथ उन्होंने बदला कब लिया? क्या गैंग बनाते ही बदला लिया या कुछ समय के बाद? विक्रम के मरने के बाद। विक्रम के मरने के बाद, यानी शुरुआत कैसे हुई गैंग बनने की? जब उन्होंने गैंग बनाया जेल से बाहर निकल के, आपने बताया कि
उन्होंने कुछ देसी हथियार बनाए और देसी हथियार बना के उनकी दम पर उन्होंने भाई जब दोनों विक्रम और श्रीराम जेल से बाहर निकल के गैंग बनाया तो देसी औजार उन्होंने इकट्ठा किए, उन्हीं से उन्होंने अपनी बदमाशी चालू करी जी। मुकदमा लड़ने के लिए। और उसी बीच में जब उनके संगठित होकर गैंग तैयार हो गया, बदमाशी होने लगी, तो दोपहर का समय रहा होगा उस टाइम, ये स्नान कर रहे थे जमुना जी में पूरा गैंग। फुटान थाना के क्षेत्र में आता है वो क्षेत्र, जगह का नाम याद नहीं है इस टाइम। वहाँ जमुना के किनारे थे, डुंगिया में, डुंगिया छोटी सी होती है, उसमें पूरे औजार थे, वहीं गैंग वाले थे। श्रीराम टट्टी पेशाब के लिए जमुना में किनारा छोड़ कर थोड़ा ऊपर साइड गया, इतने में पुलिस की दबस पड़ी आकर। श्रीराम ने दूर से देख ली पुलिस आ रही, तो वो वहाँ से जंगल की दिशा को भागता है। गैंग पूरा पानी में होता है। इसी बीच में आपस में दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो जाती है। गैंग निकल जाता है कानपुर देहात की साइड, और उसको वहाँ जालौन जिला की पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ गिरफ्तार करती है तो वो अपना नाम छिपा कर धनीराम बल धनीराम जात मल्ला बता देता है। तो उसमें वो काउंटर होने से उसका बच जाता है। पुलिस इसी नाम से उसका चालान कर देती है। जेल में पहुंचने के बाद पूरी हकीकत सामने आती है, तब वो श्रीराम लिखा जाता है। वहाँ जेल जाने के बाद 2.5 साल के लगभग वो जेल में रहते हैं। उसके बाद 2.5 साल के बीच में ही हम तीनों भाई जेल में होते हैं। सबसे पहले हम छूटते हैं, फिर लाला राम को चढ़ाते हैं, वो चढ़ा जाता है विक्रम के साथ। उसके बाद फिर श्री राम को चढ़ाते हैं, वो भी चला जाता है। तो जो पहले से गैंग का लीडर था श्री राम, गैंग में पहुंचने के बाद फिर लीडर बन गया। तो लीडरशिप में विक्रम को ये बात नागवारा गुजरती थी, नापसंद था कि अब ये आ गया है तो ये अपना जंगल का कानून अलग होता, वो अपने हिसाब से गैंग को डील करते थे, विक्रम अपने हिसाब से। तो उनकी आपस में मनमुटाव हो गया। विक्रम ने फूलन देवी के साथ मिलकर लाला श्री राम को मारने की प्रयास किया, षड्यंत्र रचा गया उसमें। तो इस षड्यंत्र में विक्रम और फूलन देवी कामयाब नहीं हुए। लाला राम श्री राम ने विक्रम के फूफा को मार दिया। वहाँ से 2 गैंग बना दिए, एक फूलन का, एक लाला राम श्री राम का। फूलन का गैंग खत्म हो गया। फूलन देवी बेमई वाला हाँ बेमई वाला बताइए, बिल्कुल बताइए। जब वहाँ से विक्रम के मामा को मारने के बाद उनके 2 गैंग बन गए। फूलन के गैंग को जालौन जिला जाने के लिए कह दिया गया नाव द्वारा, जमुना पार कर जाओ, और ये लोग कानपुर देहात में रुके हुए थे। फूलन देवी कानपुर जालौन जिला ना पहुंच के कानपुर देहात में ही बेमई गांव सुबह होते होते, रात की वाकिया है, सुबह होते हुए बेमई गांव पहुंच जाती है। बेमई गांव में दमंग ठाकुरों ने उसको पकड़ लेते हैं। दुराचार उसके साथ होता है। किसी न किसी तरह से 2-4 दिन बाद वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद मुस्तकीम के गैंग में जाकर सम्मिलित हो जाती है। मुस्तकीम का गैंग उसका सहयोग करते हैं, फूलन देवी का और लाला राम श्री राम के ऊपर कई दफे उनके आपस में मुठभेड़ होती है। अच्छा, इसमें एक मैं थोड़ा सा आपको बीच में टोकूंगा कि ये जब इनके साथ जो गलत काम हुआ था फूलन देवी के साथ, तो उसमें कुल कितने, मतलब जो दिखाया जाता है कि 22 लोग थे या ये 2-4-5 लोग थे? ये 2-4-5 लोग थे। जो 22 लोग मरे हैं वो बेकार बगैर गलती वाले मरे हैं। गलती वाले तो निर्दोष मरे हैं।
गांव के जो सीधे साधे ग्रामीण थे वो मरे हैं। जो अपराध करने वाला था वो बच गया। अच्छा। वो नहीं मरे। और ये एक और ये मूवी में भी ये दिखाया गया है और इस तरह के कुछ लेख भी आए हैं कि इन सब चीज़ों में लाला राम और श्री राम भी सम्मिलित थे। तो क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और उस फिल्म के डायरेक्टर से आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर से कभी सामना हुआ तो उससे हकीकत पूछ सकते हैं हम कि जो हकीकत हम जान रहे हैं वो हकीकत को आपने कभी जानने की चेष्टा किए बगैर ही जो दिखाया है दृश्य उसमें वो कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है। बाकी निर्माता जी से निवेदन है कि हम तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं डाल रहे हैं, मानहानि का मुकदमा हम कर सकते हैं, बाकी हम करेंगे नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो यानी उसमें जो लाला राम जी का और जो श्री राम जी का पार्ट दिखाया गया वो पूरी तरीके से गलत पूरी तरह से गलत है। इस बात और उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? अब क्या कोई प्रभाव पड़ा इस चीज का आपके परिवार के ऊपर जब उसने पूरी दुनिया में गलत जो है वो प्रचारित किया गया? ये तो आप भी समझते हैं और निर्माता निर्देशक भी समझते हैं कि ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ सामाजिक क्रिया बहुत उलझी हुई है। किसी को भी गलत दिखा दो, अगर उसको जनता समझ जान जाती है कि ये गलत है तो उसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है परिवार के ऊपर। बिल्कुल सही बात। हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ा है वो नहीं जानते हैं, क्या उसको बताए। सरासर गलत है, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये सब गलत दिखाया गया है आपकी मूवी में। तो ये जो फूलन देवी थी, ये जब लाला राम जी और श्री राम जी जब जेल में थे उस समय विक्रम मल्लाह से जुड़ी थी जाके? हाँ, उस टाइम विक्रम मल्लाह से जुड़ी थी। उस टाइम सरसई ग्राम है जिला जालौन में। जी जी जी। वहाँ का एक बदमाश था गुजर जी। उसका बाबू सिंह नाम था। जी। एक आँखी से जी। काना था वो। जी। वो श्री राम का सदस्य था। जी। थोड़ी बहुत उसकी उस गैंग में धमक बनी हुई थी। जी। तो उस कारण विक्रम जब फूलन देवी को अपने गांव से लेके आया है तो वो चुप करके गैंग में रात के अंधेरे में चुप करके लाया था। अच्छा अच्छा। बाहर गांव में जाने से पहले पूरे सदस्यों की गिनती होती है, कितने सदस्य हमारे साथ में। वापसी आने पे गिनती होती है। बार बार जब एक सदस्य बढ़ जाता था तब विक्रम की और बाबू सिंह गुजर की आपस में कहा सुनी हुई, तुम मैं हुई आपस में। ज्यादा ही तनातनी हुई तब फिर विक्रम ने फूलन को बाबू गुजर के सामने किया कि ये है, ये फालतू है गैंग में, इसलिए बढ़ जाता है। पहले मुंह आने थे तो फिर मुंह खोल दिया, उसका पर्दा हटा दिया, तब वो सामने आई। तो लाला राम जी और श्री राम जी जब विक्रम के साथ मिले, दोनों ने मिलकर जब आगे संगठन बनाया, तो क्या विक्रम के मन में पहले से ही मैल था या बाद में ये परिस्थितियों का निर्माण? बाद में परिस्थितियां बनी हैं। 2.5-3 साल जेल में रहे हम तीनों भाई। उस दरमियान में विक्रम सिंह पूरे गैंग के कंट्रोल में रहा, स्वयं गैंग लीडर बना रहा। बाद में जब प्रधान की जैसे प्रधानी छिन जाती है वो परेशान हो जाता है। इसी पोजीशन में उसको परेशानी हुई तब उसने मारने की दोनों भाइयों को चेष्टा करी थी। तो जैसा आपने बताया था कि इन्होंने षड्यंत्र रचा था कि विक्रम मल्लाह लाला राम को धोखे से अपने ससुराल ले जाएगा और वहां उनको रास्ते में मार देगा, और इसी बीच में फूलन देवी, कुसमा नाइन और बाकी जो मल्लाह गैंग के सदस्य हैं वो श्री राम को यहाँ मार देंगे। कुसमा नाइन का सहयोग इसमें नहीं था। कुसमा नाइन के सहयोग नहीं था। फूलन देवी का और जितने मल्लाह जाति के थे उनका सहयोग था। अच्छा, तो कुसमा नाइन का इस पूरे प्रक्रिया में क्या उनका एक भूमिका थी? कुसमा नाइन लाला श्री राम के पक्ष में थी। तो जब फूलन देवी को लाए हैं जी, उसके 1-2 महीने बाद बाबू सिंह गुजर को विक्रम ने मुठभेड़ में मार दिया था, पीछे से गोली मारी थी। अच्छा अच्छा, वो पुरानी रंजिश के चलते वही वो दमंगई दिखाता था अपनी कि हमारे श्री राम का गैंग है,
तुम गैंग के सदस्य यानी बाबू गुजर जो था वो श्री राम और लाला राम को अपना अपना सरगना खास आदमी था। अपना वो मानता था, अपना मुखिया मानता था पूरे गांव हाँ। का, पूरे गैंग का। ठीक है। इसलिए उसको भी मार दिया था। तो क्या उस समय इस प्रकार का कोई जातिवाद पनपा था गैंग के अंदर, या ये सब बाद में पनपा था? जातिवाद तो अपने ऑटोमेटिक पनप गया। जो जब मल्लाहों ने मल्लाह ज्यादा हो गए जी तो ठाकुर जाति एक नहीं रही। हाँ, जब श्री राम आया है तो मल्लाहों को इस बात का बुरा लगा, तब उन्होंने मारने का प्रयास किया। तो इनके पास 2 ही 4 आदमी बचे थे, बाकी सब मल्लाह जाति के थे। दोनों भाई, ये कुसमा और एक और इधर का था नदी पार का, ओम प्रकाश नाम का कार। तो जब दोबारा छूट कर आए और विक्रम मल्लाह ने जब इनको मारने का षड्यंत्र किया और विक्रम मल्लाह को इन्होंने मार दिया, तो बाकी अपने परिवार से बदला इन्होंने उसके बाद लिया जाकर। लेकिन ये विक्रम मल्लाह को कैसे मारा, एक बार जरा इसकी पूरी आप विक्रम मल्लाह को सावन का महीना था, बरसात का। जी तो विक्रम मल्लाह ने उसी रात को अपने विक्रम मल्लाह की ससुराल है बैजामऊ ग्राम में, जी उसी ग्राम के जंगल में पूरा गैंग रुका हुआ था। जी तो शाम के विक्रम बोले कि लाला राम को ले जाके 2 साथी और जाएंगे साथ में। एक श्री राम का साथी था, एक विक्रम मल्लाह का साथी था। 4 लोग जाएंगे, खाना पानी देने के लिए लेके आएंगे हमारी ससुराल से। और उनका जो फूलन देवी के साथ प्लानिंग थी कि विक्रम की लाला राम को वहाँ ससुराल में जाकर मार देंगे और श्री राम को तुम यहाँ जंगल में मार देना। वहाँ गए हैं, वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं बन पाई मारने की। खाना पीना लेके वो रात में वापस आते हैं। विक्रम जैसे गैंग में पहुंचता है खाना पीना लेकर, तो श्री राम को फूलन देवी मार नहीं पाती है, तो फूलन देवी से उसकी कहा सुनी होती है, जवानी कहा सुनी होती है, और उसको एक थप्पड़ भी मारता है विक्रम कि तुमने श्री राम को क्यों नहीं मारा। वो पलट के जवाब देती है कि जब तुमने नहीं मार पाया हम कैसे मारे। उसके बाद फिर खाना वाना खा के सो जाते हैं। सोने के लिए जब एक आदमी पहरे पर बैठाया जाता है, कहीं भी गैंग रुका हो तो एक आदमी पहरा देता है 24 घंटा। तो उसमें विक्रम ने कहा कि हम पहरा देंगे आज। श्री राम को इस बात की पहले भनक थी। पहरे पे विक्रम बैठ जाते हैं, पहरा देने लगते हैं, और वो सब सोने का कुछ सो जाते हैं, श्री राम जगता रहता है। जैसे विक्रम अपने स्थान से उठकर श्री राम लाराम की तरफ चलता है, लाराम के पास में जाकर उसकी राइफल उठा के अपने बिस्तर पर रखता है। रखने से रखते के साथ जैसे खड़ा होता है, श्री राम पीछे से उसको गोली मार देता है। विक्रम वहाँ मर जाते हैं। उसका फूफा उठता है तो उसको भी गोली मार देता है श्री राम। ये दोनों खत्म हो जाते हैं। इनके सारे औजार इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद फिर मल्लाहों का और ठाकुरों का गैंग अलग हो जाता अलग अलग हो जाता है। है। इसके बाद फिर हम उस कहानी पे आते हैं कि जिस कारण से दोनों को हथियार उठाने पड़े थे, उसका बदला लेने की पहल कब शुरू हुई और कैसे? बदला लेने की पहल सावन के महीना में विक्रम को मार देते हैं। फिर ये जाके यही महीना चल रहा था बैसाख का, सर्दी खत्म हुई तो गर्मी आई, तब जाके उन्होंने फिर वो इसके बीच में कई दफे इनके पास संदेशे भेजे गए कि अभी भी समय है, समझौता कर लो। हमारी रास्ता तो अलग हो गई, हम तो बदमाश हो गए, मारे जाएंगे, हमारी जमीन अभी वापस कर दो। तब भी नहीं करी है, तब इनको लास्ट में मारा है जाके। तो उनको क्या गांव में आके मारा था या कहीं घर बाहर? के अंदर घुस के मारा था। अच्छा, दोनों को। एक बगल में घर रहा है। अच्छा, जो ये ऊंचा सा जो 3 नहीं डरी 3 लगे पहले कच्चा था, अभी बना है।
तो जिनको मारा था दोनों का, उनका नाम क्या था? बाला सिंह वो हमारे भाई थे, रामोतार सिंह वो हमारे भतीजे थे। भतीजे थे। तो जब दोनों भाइयों को यहाँ मारा, तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी गांव की, परिवार के प्रति? गांव से तो और कोई दुश्मनी जो पहले से थी, उसको बड़े भाई थोड़े दूसरे विचार के थे, उन्होंने सबको माफ कर दिया। काऊ से कुछ नहीं कहा है। गांव भैया को बुरा लगा और नहीं भी लगा, क्योंकि इनने ज़्यादा अत्याचार करे थे हम लोगों के ऊपर। तो इस कारण गांव भैया, गांव समाज को कम बुरा लगा। लेकिन पुलिस ने उस समय जो है बाकी परिवार के ऊपर काफी सख्ती दिखाई। हाँ, काफ़ी सख्ती दिखाई, मकान कुड़ोक कर लिया, हमें भी जेल में। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि पुलिस आती थी, और अभी आपने बताया कि 3-4 साल पहले तक पुलिस आती है और अपनी इच्छा से जो सामान हो वो उठाकर ले जाती है। ये क्या? अच्छा, ये अलग मैटर है। अच्छा, ये अलग चीज़ है। इसको निकाल दो। हाँ, वो हट जाएगा बाद में इसमें से, वो अच्छा, वो अलग मैटर। लेकिन जब क्या है कि जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब मेहरबान सिंह गैंग की अगर आप बात सुनेंगे, जो भिंड में रहते हैं, तो काफ़ी बड़े नामी वो डकैत हुए हैं। उनको भी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण और गांव की परिस्थितियों के कारण उनको हथियार उठाने पड़े। तो उनके भतीजे का ये स्पष्ट कहना था कि पुलिस उनके घर में घुसा करती थी और जो इच्छा वो सामान सट्टा खींच के ले जाया करती थी कुर्की के नाम पे। तो क्या ऐसी परिस्थिति का सामना आप लोगों ने भी किया? कई दफे किए, एक दफे नहीं, कई दफे किए। जब उन्होंने झूठे केस में फंसाया था, उसमें कुड़की हुई थी। पूरा घर का सामान, खाने पीने का, जो पशु थे वो, बैलगाड़ी वो, सब थाने चली गई। कुछ नहीं। तो ये अगर हम दोबारा अपनी उस कहानी पर लौट के आए कि जब इन दोनों को उन्होंने मार दिया, तो उसके बाद तो पुलिस में तो ये मोस्ट वांटेड हो गए होंगे दोनों लोग। तो फिर उनकी जीवन शैली क्या थी, और किस जैसे उनके ऊपर जो इस तरह से केस लगे हुए हैं, तो कितना सच है, कितना झूठ है, और इसके अलावा उन्होंने किन किन लोगों को मारा, क्यों मारा, और वो अपना खर्चा चलाने के लिए क्या बाकी जैसे गिरोह करते थे, अपहरण करना या लूट करना, या और कोई दूसरे तरीके से वो लोग अपना धनार्जन करते थे? तुम देखो, जंगल में आदमी रहेगा तो खाने पीने के लिए, राइफल, बंदूक, कारतूस खरीदने के लिए तो कहीं ना कहीं से पैसा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सही बात है। या डकैती डाले जाए या किसी की पकड़ करे। सही बात है। जब वो खुला बदमाश बन गए तो वो तो फिर काम करेंगे। सही बात है। इसमें न तो समाज कुछ कर सकती है, न पुलिस कुछ कर सकती है, भाई बहन कुछ कर सकते हैं। वो हम लोगों से कट जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। समाज चारपाई पे सोती है, मकानों में रहती है, और वो जानवरों वाली जगह में रहते हैं। तो उनका ध्येय की मनोदशा सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। 24 घंटा जो इंसान जंगल में रहेगा, बस्ती में रहने वाला, तो उसकी मनोदशा समझने वाले खुद भी समझ जाए, आप भी समझें, हम भी समझ रहे इस बात को। परिस्थितियाँ बदल जाती है। फिर इसके बाद गैंग कब तक कंटिन्यू रही, कब तक ये आगे चलती रही, और फिर कैसे बाद में जो है गैंग का पतन हुआ? गैंग बराबर चलती रही है। श्री राम बीच में पुलिस मुठभेड़ में खत्म हो गए थे। ये कब की बात है? ये करीब करीब हो गई आज 30 साल से ऊपर की बात है। थाना कोटाउन में ग्राम पथराई कुछ ऐसे करके नाम है जी। वहाँ पे दिन में 4 बजे मुठभेड़ हुई थी, गर्मियों के दिनों में। वहाँ खत्म हो गई थी। अच्छा, और इनके गैंग की संख्या कितनी थी लगभग? उस टाइम सिर्फ 5 आदमी थे। सिर्फ 5 है? वैसे गैंग की संख्या कितनी थी? वैसे निजी हम गैंग में तो कभी रहे नहीं है, तो इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद कभी कभार आ गए साल 2 साल में, जी जी जी। एक दिन या घंटे 2 घंटे के लिए मुलाकात हुई है, फिर अलग। तो जो श्री राम जी के खत्म होने के बाद में गैंग की बागडोर लाला राम जी ने संभाली होगी, राम ने, और वो कब तक कंटिन्यू कर पाए इसको? वो 2000 के
17 मई सन 2000 को खत्म हुआ। अच्छा अच्छा। और उनके खत्म होने का कारण क्या था? उनका खत्म होने का कारण थी सीमा परिहार। अच्छा। सीमा परिहार ने शादी करी थी निर्भय गुर्जर से। निर्भय गुर्जर था लाला राम का गैंग का सदस्य। पकड़े वगैरह होती थी, ये सुनी हुई बात है, मेरी देखी हुई नहीं। मैं उस टाइम बाहर था। जो भी पकड़े होती थी, और लाला राम जैसे 1 लाख की पकड़ छूटी तो 50,000 सीधा लाला राम के झोली में आके 50,000 सदस्यों के पास जाते हैं। तो इसके पास रकम ज्यादा थी तो वो निर्भय को छोड़ के लाला राम की रखेल बन गई। शादी निर्भय के साथ होती है, लाला राम की रखेल बन जाती है। विक्रम को निर्भय गुर्जर को अपने गैंग से लाला राम से निकलवा देती है। आराम से कहकर निर्भय गुर्जर अपना गैंग अलग बनाता है, उसका भी गैंग चलता रहता है। लाला राम खत्म होने के बाद फिर निर्भय गुर्जर खत्म होता है। वो कारण लाला राम की मौत का सीमा परिहार। तो ये बात क्या सच है कि सीमा परिहार का अपहरण जो है वो लाला राम जी ने किया था? सर सरासर गलत। वो निर्भय गुर्जर की प्रेमिका थी। लेकिन वो गैंग में आई कैसे थी? निर्भय गुर्जर के साथ भाग के आई तो उसके साथ शादी रचाई थी। ये बोला जाता है कि उनकी 11 साल की उम्र में उनका अपहरण किया था लाला राम जी ने। नहीं, ये सब गलत है। उम्र जो भी रही हो, वो अपनी मर्जी से आई थी निर्भय के साथ। ये कहानी जो आती है वो कुछ इस तरीके से आती है कि लाला राम जी ये जो सीमा परिहार हैं, इनका वहीं अपने गांव के कुछ ठाकुरों से विवाद था। कुछ दूसरे वो सेंगर एक मूवी परिवार बनाई गई है, जी जी। मूवी बनी है, उसमें दिखाया गया है। इस बारे में मेरे को ना मालूम है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। तो उनका ये कहना है कि उन ठाकुरों से जो विवाद था, तो उन ठाकुरों का ये कहना था कि क्योंकि ये भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर थे, ये गरीब थे। तो सीमा परिहार ठाकुर नहीं है? ठाकुर नहीं है। अच्छा। तो इनका ये कहना था, वो खंगार है। अच्छा अच्छा। तो इनका ये कहना था कि वो ठाकुर इन पर जबरदस्ती जो है शादी का जो है वो बनाते थे, जोर देते थे कि ये लड़कियों को हमारे घर में ब्याह हो। फिर ये मना कर देते थे, तो उन्होंने इसी कारण से लाला राम जी को बुलवा के इनका अपहरण करवाया था। ऐसा कुछ नहीं। ये घर में गरीब थी और अपने भाइयों से बड़ी थी उम्र में। तो ये बकरियां चराती थी जंगल में, वहीं पे गैंग रहता था। निर्भय गुर्जर का और इसका गांव थोड़ा नजदीक पड़ता है। इनका आपस में बोलचाल होता रहा। इनका धीरे धीरे करके आपस में लगाव हो गया। वो बकरियां अपनी छोड़ के निर्भय के साथ आ गए। लाला राम ने इसकी शादी करवाई जंगल में। लाला राम ने शादी करवाई निर्भय गुर्जर के साथ। तो जब निर्भय गुर्जर मरा है तब इसकी अस्थियां ले गई थी हरिद्वार। उसकी मीडिया द्वारा मैंने तस्वीर देखी थी। लाला राम खींच के लाया था तो फिर निर्भय की अस्थियां ले जाने की इसका क्या हो सकता था। उसका पति था, वो अपने पति की अस्थियां ले गई। लेकिन जैसा आपने ये बोला कि लाला राम जी के साथ भी उनका जो है वो संबंध रहा है, शारीरिक संबंध बना है, लड़का है लाला राम से। अच्छा। हाँ। तो क्या ये भी थोड़ा सा मतलब अगर हम देखें सन 2000 में 1 साल का था, तो अब कै साल का हो गया होगा। दिव्यापुर में लाला राम ने मकान बनाया है, तो फौजी राम सिंह के नाम से राहत थे, वहीं कुछ सीमा राहत थी। तो जैसा कि एक इसमें छोटा सा पॉइंट निकल के आता है, तो मैं थोड़ा सा लाला राम जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन करूंगा कि जिसका कन्यादान लिया था उन्होंने, तो नैतिक रूप से शायद ये भी ठीक नहीं था कि वो नहीं था, सामाजिक रूप से ऐसा नहीं है। हाँ। बाकी वो हैं तो बड़े भाई, कहने में अनुचित है। बाकी वो चरित्र से थोड़े ढीले थे। श्री राम में कोई कमी नहीं। तो फूलन के बारे में श्री राम को बताया जाता है, ना उस टाइम लाला राम से ऐसा कुछ हुआ है, ना श्री राम से।
सीमा के बारे में सच्चाई उसका बच्चा है। मैं अब अगर ना भी कहूँ कि ऐसा नहीं था, तो जो उसकी संतान है दोनों की, लालाराम से सीमा से, तो उसको मैं थोड़ी नकार सकता, न समाज नकार सकती है, न लालाराम नकार सकता है, न सीमा नकार सकता है। तो सीमा परिवार के कितने संतान हैं अभी? एक ही है। एक बच्चा। अभी लालाराम को जब जबलियापुर में हवेली ठाड़ी है लालाराम शांत ने रहो, बनवाई उस बात से और उसने भैया लालाराम के नाम है नहीं, उससे कम से उसकी माँ के नाम करवा खरीदी गई थी। तो जैसा आप बता रहे थे, लालाराम जी की जो मौत का कारण था वो पुलिस एनकाउंटर था या पुलिस से मुठभेड़ नहीं हुई है। जी सीमा परिहार ने गद्दारी करके, उसका भाई था राम कुमार जी और उसका बानवई था महाभारत, जी इन तीनों ने पुलिस से सांठगांठ करके उसको गिरफ्तार करवा के फिर पुलिस ने मारा है। जी मुठभेड़ में नहीं मारा गया। जी जी। रिश्तेदारों की लड़कियां पट्टे काट बताओ। और ये आपने बताया कौन से सन की बात थी? 2000? 17 मई हाँ, सन 2000। सन 2000 की बात। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो श्री राम और लालाराम गैंग के युग का अंत जो है वो समाप्त हुआ, या फिर वो गैंग जो है आगे भी किसी और रूप में परिवर्तित हुई? किसी भी रूप में इनके सबसे खास सहयोगी कौन थे, जो इनकी गैंग में जो सबसे ज़्यादा इनके दाहिने हाथ के रूप में काम करते थे, सबसे विश्वसनीय थे? महाभारत और राम कुमार सीमा परिवार के भाई थे। जी 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 एक बानवई था, एक भाई था। जी जी जी। तो बाद में जब ये गद्दारी हुई तो इन दोनों ने ही गद्दारी की उनके साथ में? इन दोनों ने बिल्कुल, दोनों साले बानवई हो गए और इनकी बहन हो गई। तीनों लोगों ने मिलकर गद्दारी करके, क्योंकि दौलत बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई। ये मैंने सुन रखा, देखा नहीं। 20 साल तक बड़े भैया खत्म होने के बाद फिर मैंने इनसे छोटे भैया से कभी संपर्क नहीं किया। जो भी यहाँ बातें से आया हूँ, मेरे को लोगों द्वारा जो जानकारी मिली वो बता रहा हूँ। करोड़ों अरबों रुपया की अच्छा, ये जो पैसों के संबंध में आप बता रहे हो, संपत्ति इकट्ठा हो ठीक ठीक ठीक, ये दूसरों से आपको जानकारी मिली थी इससे? दूसरों से जानकारी। तो इसमें ये कहानी शुरू होती है एक पारिवारिक विवाद से, एक अन्याय से, एक अत्याचार से, जिसमें एक शरीफ आदमी श्री राम सिंह जो है उसको हथियार उठाने को मजबूर होना पड़ता। श्री राम सिंह अपने पूरे जीवन में, जैसा आपने बोला कि बहुत साधु स्वभाव के रहे हैं या धर्म नीति को मानने वाले रहे। अगर किसी ने उनसे जंगल में जाके शिकायत करता है कोई कि भैया हो हमारे से फला आदमी इस तरह से झगड़ा करता है, तो उनका सिद्धांत कहा था कि उसकी बात भी सुन ली और जिसका नाम लिया उसने उसको भी कहीं न कहीं से बुला के उसकी भी बात सुन ली। दोनों की बातें सुनने के बाद फिर गांव में जाके पूरी बात की जानकारी हासिल करना, फिर जाकर उनके पास दोनों पक्षों को बुला के जो अत्याचारी उसको उसकी तरह से दंड देना है, जो गलत बोल रहा है उसको उसकी तरह से दंड देना है। उनका ये फैसला करने का तरीका था। और इनकी जो मूवमेंट थी, यानी ये किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहते थे? अब ये तो देखो, पुलिस का दबाव जालौन जिला से पड़ा तो कानपुर देहात में आ गए, या वो चम्बल घाटी की तरफ चले गए। कालपी के बेहड़ से और जहाँ बाबा घनश्याम रहते थे वहाँ तक, चम्बल घाटी में चम्बल नदी जहाँ से बहती है वहाँ तक इनका एरिया था। ये भी सुना हुआ है, मैं साथ में गया नहीं, कभी रहा नहीं उनके तो साथ। मुख्यतः ये यमुना पट्टी पे ही चेन्नई पट्टी पर रहे। तो किसी भी स्वरूप में आपसे कई बार कई पत्रकार मिलने आए होंगे, कई लोग मिलने आए होंगे, आते हैं। तो किसी भी स्वरूप में कभी किसी ने आपके पक्ष को सामने नहीं रखा? अब वो जो उनके मन में आता है वो पूछते हैं, जो विचार मेरे होते हैं वो मैं उनको बताता रहा हूँ। बाकी सही हकीकत जानने की प्रयास
अभी तक किसी ने नहीं किया। हकीकत शुरुआत कैसे हुई कैसे? ये जानने का प्रयास किसी भी मीडिया वाले ने या समाचार पत्र वालों ने किसी ने प्रयास नहीं किया। तो बाबा इस कहानी में बहुत सारे किरदार निकल के आते हैं। लाला राम और श्री राम के जो नाम है ये कहीं हल्का सा छुपा हुआ समझ में आता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इस नाम के साथ कई बड़े बड़े नाम जो है वो निकल के सामने आए। जैसे अगर हम शुरुआत करें तो श्री राम, लाला राम और पहला नाम जुड़ता है विक्रम मल्लाह का। फिर हम बात करते हैं श्री राम, लाला राम, विक्रम मल्लाह के साथ नाम जुड़ता है फूलन देवी का। इसी में नाम जुड़ता है एक श्रृंखला में कुसुमा नाइन का। इसी में एक श्रृंखला में नाम जुड़ता है सीमा परिहार का। तो जी, तो ये श्रृंखला श्री राम से शुरू हुई है और सीमा परिहार तक चली है। इसमें बाबा जो कुछ भी ये चल रहा था, वो दोनों भाई जो है वो घर से बिल्कुल बाहर जा चुके थे। घर में उनका संपर्क ना के बराबर रह गया था। उसमें कोई बचा ही नहीं था। जी। हम बचे थे तो बाहर निकल गए। दोनों लड़कियां, बड़े भैया की और लड़का, वो अपनी बुआ के पास रहते थे। भाभी खत्म हो चुकी थी। तो संपर्क जब भी होता था तो उन्हीं के पास होता था, उनसे कोई संपर्क नहीं। तो आप जब ये सारी स्थितियां हुई, जब उन्होंने गैंग बनाया और वो पकड़े गए, फिर उन्होंने गांव में आके अपना बदला लिया, तो आप उसके बाद फिर गांव छोड़कर बाहर चले गए थे? जब ये गांव में परिवार में जब कत्ल हुए हैं तब हम जेल में थे। और आपको किस चार्ज में जेल में रखा गया? पुलिस ने मुकदमा लगा दिए थे झूठे, बिना किसी गलती के? बिना किसी गलती। और आपका कोई कहीं दोष नहीं था? कोई दोष नहीं। जैनपुर ग्राम है, हनुमान का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। उस मेला से पकड़ के मैंने कर दिया था। हमारा समय, क्योंकि आज के समय में तो छोटा भाई बड़े भाई के सामने बात कर लेता है। हमारे समय में बड़े भाई के सामने हम बात नहीं कर पाते। तो दोनों बड़े थे, हमने कह दिया यहाँ से भाग जाओ तो भाग गए। और फिर आप निकलकर फिर आप अपनी गृहस्थी लेकर बाहर गए। तो जब आप गए होंगे तब यहाँ से निश्चित रूप में बहुत बुरी परिस्थितियों में आप गए होंगे। परिस्थितियाँ तो बहुत पहले से बुरी थी। मकान था वो गिरा दिया था पुलिस ने। कहीं रहने तक का, बैठने तक का, पानी पीने तक का कोई सहारा नहीं था। तो किसके यहाँ पानी पी ले? मकान जो गिराया था पुलिस ने, वो किसका मकान था? वो हमारा ही मकान था। क्या पुश्तैनी मकान था या आपके द्वारा बनवाया हुआ था? मेरे पिताजी के हाथ का था। अच्छा अच्छा। तो सैनी मकान तो यहाँ बना है, वो तो छोड़ ही दिया था। तो जब आप गए यहाँ से बाहर तो कई महीनों का समय तो ऐसा रहा होगा कि आपको चीजें सामान्य करने में लग गया होगा। फिर आपने दो कपड़े पहन के, एक कपड़ा पहन के जाएंगे बाहर तो आप भी समझदार है, समाज भी समझती है कि क्या परिस्थितियाँ होंगी परदेश में जाने के बाद। तो आपने बाहर जाकर सबसे पहले आप कहाँ गए और क्या काम शुरू किया आपने? जिला फिरोजपुर शहर अबोहर में गए थे। जी जी। वहाँ साल खाड़ बिताने के बाद फिर वहाँ से चले आए हरियाणा में सिरसा शहर पर। जी। वहाँ 7-8 साल रहे। 2 बच्चे वहाँ पैदा हुए। जी। उसके बाद फिर वहाँ से आ गए हम पानीपत। जी। वही हरियाणा में पानीपत में रहे। और फिर गांव आना वापस कब हुआ? गांव आना जब लाला राम के मरने की खबर सुनी तब उसके बाद 1 साल बाद हमारे पास मुकदमा पुलिस ने लगाए या नहीं लगाए थे, हमें तो जानकारी थी नहीं। फिर भी हमने ये विचार बनाया कि हो सकता है हमारे को पुलिस पकड़ लेगी तो मार देगी, तो हम हाजिर होने का प्रयास करते हैं। जिला जालौन पुरई में गए, वहाँ बड़े भैया के टाइम के वकील हैं वैद्य जी, उनसे संपर्क करके फिर उनसे कहा हमने कि हम हाजिर होने आए हैं, कोई मुकदमा हो तो ढूंढो। फिर उन्होंने प्रयास किया, हम वापस थाने से कोई पुराना केस एक डकैती का मिला,
उसमें हमारा नाम दर्ज था, उसमें हम आ गए। उसमें आदमी इनाम जेल में रहे। जेल में रहने के बाद हम छूटे, वो मुकदमा लड़े। उसमें गवाह कोई आया नहीं था, 2 बुजुर्ग लोग आए थे। उन्होंने कोई ढंग से बयान नहीं दर्ज कराए, वो मुकदमा खारिज हो गया। गया। फिर आप गांव में आके अपनी सामान्य जीवन जीने लगे। हाँ, फिर नहीं मिला। हाजिर होने के बाद मुकदमा लड़ा, तो रही में कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर गांव का माहौल समझा, परिवार का माहौल समझा, फिर आके तो जब आप गांव आए तो परिवार के बाकी लोग जिनके साथ मतलब जिन्होंने पहले ये अत्याचार किया और फिर जिनके साथ बदला लिया गया, तो उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, समय ज़्यादा गुजर गया। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बुढ़े हो गए। परिस्थितियाँ बदल गई, समाज में थोड़ा परिवर्तन हो गया। पहले बगैर पढ़े लिखे लोग थे, अब समाज पढ़ी लिखी हो गई, तो सारी बात को समझती है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप क्या अपनी वो खेती कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या? खेती हम भी कर पा रहे हैं। जी अपना थोड़ा बहुत मकान ही बन गया है। जी। अपना जीवन के समय आराम से काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ये कहना है कि अगर पुलिस ने अपनी भूमिका सही से निभाई होती तो आज ना श्री राम को हथियार उठाने पड़ते ना लाला राम को। तो ना बार परिवार बार को कहता इतने- रहूँगा, जब तक सांसें चलेंगी तब तक ये बात कहता रहूँगा। तो कहीं ना कहीं जो आपने दुख झेले हैं उसमें व्यवस्थाओं का और प्रशासन का भी हाथ समझ में आता है। वो तो सरासर है। अब की पुलिस पढ़ी लिखी ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है। अब के समय में थाने जाओ, किसी काम बस तो बहुत कायदे से बात करते हैं अधिकारी। पहले के समय ऐसा था कि अगर थाने के आधा किलोमीटर दूर से भी निकल रहे तो माँ बहन की गाली मिलती थी। पहले आदमी चौकीदार से डरते थे। तो पहली हुआ थी, गांव का चौकीदार होता था, वो अगर आ जाए तो उसको भी देख के आदमी कहीं अगर 2-4 बैठे बात कर रहे हैं तो वो चुप हो जाते थे। तो आज की पोजीशन ये है कि पढ़ी लिखी समाज है, पुलिस भी समझदार है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कायदे से बात करते हैं। तो जो बाहर जिस तरह से इस कहानी को सुनाया जाता है या इससे संबंधित कहानियां बताई जाती हैं जिसमें ठाकुर समाज को पूरे तरीके से दोषी दिखाया जाता है, तो ये कहानी सुनने के बाद तो समझ में आया कि इसमें तो हर जात का व्यक्ति जो था शामिल था इस गैंग में। जितनी भी चीज़ें हुई, जो भूमिकाएं बनी बाद में, उन सब के अंदर में तो किसी एक पर दोष देना जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। और दूसरा, फूलन देवी का जिस प्रकार अभी मैं कुछ और भी जगह मैंने बातचीत की थी इस विषय में, तो उनके विषय में भी लोगों ने ये बताया कि वो बचपन से जो है वो थोड़ी उनकी गतिविधियां अलग रही थी। तो इसलिए पूरे तरीके से दोष देना किसी भी एक समाज को या किसी भी एक उसको, ये आप गलत मानेंगे इसको या कैसे तो समझेंगे? वो फूलन देवी के बारे में एक बात आपको बताएं कि अगर उसकी गतिविधियाँ ना भी मान लो गलत रही हों, जो अपनी स्वेच्छा से गैंग में शामिल हो रही है, तो पीछे का आधार ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। इसका पीछे का आधार कैसा रहा होगा तब ये गैंग में जा रही है अपनी मर्जी से। कोई उनको जबरदस्ती उठा के थोड़ी ले गया था। इसमें समाज क्या कहती है, मीडिया क्या कहती है, वो अपने अपने विचार हैं, सही बात है, इसके मन में जो आते हैं वो कहते हैं। सही बात है। तो बेमई का जो कांड हुआ था उसमें आपका ये संकेत है कि जो दोषी थे वो तो बच गए थे लेकिन बेचारे निर्दोष उसमें मारे गए थे। निर्दोष मरे। तो ये जो खबर जो मीडिया ने चलाई बाहर, जिसमें बार बार इस बात पे बड़ा जोर दिया जाता है कि 22 ठाकुरों ने मिलकर उसके साथ अत्याचार किया था, फूलन देवी के साथ, तो ये खबर सरासर आप इसे सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? हमारे नज़र में तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, एक प्रूफ के रूप में आपको बताती हूँ कि जब लाला राम मरा है, खत्म हुआ है, उसके बाद के दैनिक जागरण, आज जितने भी क्षेत्र में अखबार निकलते हैं वो पुराने अखबार आप उठा कर देख लें
लालाराम 20 मई को मरता है, तो कम से कम 4-5 महीने तक बराबर अखबारों में आता रहा है कि मन्ना सिंह का तिलक, राज तिलक हो रहा है। मन्ना सिंह ने गैंग की भागदौड़ संभाल लेंगे। पुराने अखबार आप जाकर देख लें, आपको सब दिखाई दे जाएगा। हमारी बात पर विश्वास न करें, अखबार में लिखा है। तो मन्ना सिंह को लिखने वालों से यह पूछा जाए कि मन्ना सिंह को आज तक कभी तुमने देखा है कि कैसा है, कहाँ है? तो मीडिया पहले नहीं थी, सिर्फ अखबार होता था। अखबार आप उठा के चींटी है भी नहीं, मरी हुई चींटी को वो हाथी बताते हैं कि ये हाथी है। मन्ना सिंह के कोई पता नहीं है कि लालाराम कब मर गए। मेरे को 4-5 महीने बाद पता लगता, और यहाँ रोज अखबारों में निकलता था कि मन्ना सिंह का राज तिलक हो रहा, आज वहाँ गैंग गए, आज वहाँ गैंग गए। यानी कि पूरा पन्ना रोज छपता था मेरे खिलाफ। यानी मीडिया जो है वो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर और अपने हिसाब से प्रदर्शित करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में भी आपकी बातों से समझ में आया कि सच्चाई है कि फूलन देवी के साथ गलत तो हुआ था, लेकिन गलत करने वाले अलग थे। मैंने कब कहा कि गलत नहीं हुआ? जी, गलत करने वाले कोई और थे, दोष बेचारे किसी औरों को, कुछ और लोगों को मिला। यही पूछा। तो ये लोग जो दूसरे पक्ष के लोग जो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो इसका मतलब उस बात पे सरासर जो है वो गलत मिट्टी डाली जा रही है उस पर। मिट्टी डाली जा रही है। तो एक नई कहानी का और निर्माण हमारे पक्ष से भी हो रहा है, दूसरे पक्ष से भी हो रहा है। अब देखो, समय हकीकत आदमी कोई बयान नहीं करेगा कि हकीकत क्या थी, क्योंकि उसमें गांव समाज की बदनामी होती है। बेमई में जाओगे, वहाँ के बुजुर्गों से पूछोगे, जो उसने देखी भी होगी हकीकत, तब भी वो आपको मना कर देगा, क्योंकि समाज की बदनामी होती है। और जो कलम के किया है उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि हमने गलत किया, कि हमारे भाइयों ने गलत किया। अभी अब गाँव में आई, गाँव के भागे, अभी कर्म करे बैठे कि कोई आई ही नहीं है डर के हमारे ढेले। तो लालाराम सिंह जी और श्रीराम सिंह जी अपना पूरा नाम कैसे लिखते थे, मतलब क्या उनका पूरा नाम? साक्षात्कार लास्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। श्रीराम सिंह, लालाराम सिंह। अच्छा अच्छा। और आप लोग वैसे किस कुल गोत्र से आते हैं? हमारी गोत, हम तो सेंगर लिखते हैं। अच्छा, आप लोग सेंगर हैं। तो लालाराम जी सेंगर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोगों का मूल उद्गम कहाँ से है, अगर पूछा जाए? राजस्थान से। राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? हमारे को तो इतनी नॉलेज नहीं है जी। वो जो पटिया लिखने वाले आते थे वो हमारे समय से पहले ही बंद हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ज़्यादा जानकारी नहीं है। और दूसरा कारण कि हम अपने समाज से दूर ही रहे। जब समझने वाला समय आया था तो हम यहाँ से। तो आपका मूल गांव, जो मूल जन्म स्थान है, वो यही गांव है? यही है। और ये गांव जो है वो किनका बहुल गांव है ये, अगर देखा जाए? ठाकुरों का। और कौन से ठाकुर सबसे ज्यादा हैं? हर गोत के ठाकुर में अच्छा अच्छा। चौहान भी हैं, सेंगर भी हैं, भदौरिया भी हैं, टाँक बोले जाते हैं। जितनी भी ठाकुरों में गोत हैं, थोड़े बहुत कम होंगे ना हर तरह के। काफी बड़ा गाँव है। जब प्रधानी का चुनाव होता है तो 2 भागों में गाँव बटे जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 84 बोला था, 84 दिखाते, 84 गाँव। वो चीज़ है। 84 तो शायद पूरे 84 गांवों के क्षेत्र को बोला जाता है कि ये 84 गांव। 12 गाँव लेकर गए, अच्छा अच्छा। 74 गाँव बचे। 12 में कभी 74 के बचे। 84 में 74 बचे, 72 बचे, 72 बचे। 12 गाँव कैसे निकाले हैं? गाँव नहीं है गाँव। वो बुजुर्गों के कोई आपस में हो गई थी कहा सुनी, इसको बंद कर लो या इसमें नहीं। नहीं, ये बाद में सब हट जाएगा इसमें। नहीं, आपकी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है उसमें। बाबा तुम कहाँ के हो? बाबा यहाँ गांव है कटियारों का, कटियारों। उर्मी कहते हैं कटियार कहाँ के कहते हो? मैं कहती 84 के ठाकुर है। उसने हंसदम हंसने दिया। वो उसने ये बोला कि 84 तो हमारे बैलों की गले में गले बंधी। में बंधी। तो पहले घूंघरा नहीं बांध देते थे, पहले 84 तो हमारे गले में बंधी। बेइज्जती ये लिया है वो।
आप आए जब पूरे 84 के तो उनके संगी साथी सब इकट्ठा कर लिया उन्होंने। गेट जो भी मिलो गाँव में 12 गांव वाले गए नहीं, उनको निकाल दिया। सब खा लिया इस गाँव में सिर्फ दीवारें छोड़ के आए थे। दीवारें तोड़ गई, चकियाँ जो कुछ मिलो घर में सब लूट लिया। पूरा 12 गाँव गाँव गए थे किसी ने निकाल दिया। अब भगवान बिरादरी शुरू हो गई। अब मान लो कि यान बिरादरी की ठाकुर, अगर उन्होंने रिश्ता कर दे तो कहेंगे यान बिरादरी की ठाकुर। अब जो 72 गाँव बचे हैं मैडम नहीं पूरा अंदर ही अंदर मुसलमान कैसे शादी करा। सही बात। मैं कोई लड़की शादी कर रही बाहर, मैं लड़का की कोई शादी नहीं कर रहा हूँ। आम बिरादरी की ठाकुर में लड़की दे तो पूनी कार्य तो बेटा हम नाश कर ले। हम तो ये कह रहा है कि चाहे कहाँ कर ले। सही बात। श्री राम की लड़का को औलाद होती तो हम वही ले लेते। तो बेटा किसी ने नहीं धरा तो नाम ही नुकसान मिल जाए। सही बात। तो कर लो। तो बाबा अब आपको जब ये पूरे आपने एक जीवन का एक अपना एक ये काल देख लिया, तो आपकी वैसे इच्छा क्या है मन से कि इस विषय पर मतलब क्या होना चाहिए आपकी नज़रों में अगर देखा जाए तो? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया को इसकी सच्चाई पता पड़े और किसी तरीके से सरकार जो है वो या बाकी जो और प्रशासन है वो इसके सही पक्ष को सामने लेकर आए? भाई आज की परिस्थिति के अनुसार इस बात को पुलिस भी जान रही है कि जमीन के पारिवारिक विवाद से ये फरार बने, डकैत बने। पहले की पुलिस क्या सोचती थी क्या नहीं सोचती थी उस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा, जानकारी नहीं है। आज की पुलिस हकीकत जानती है कि क्या थी। प्रशासन से का गुहार लगाए का न लगाए, प्रशासन से का शिकायत। जो हो गया सो हो गया, क्या कह सकते प्रशासन से। भाई शासन प्रशासन चलाने वाले वो पहले वाले तो है नहीं जो उनसे शिकायत की जाए, उनसे फरियाद कुछ करी जाए। अब सब कुछ बदल गया, समय बीत गया। लेकिन जो दबा हुआ सच है वो तो बाहर आना चाहिए। उससे लाभ अगर दिखाई देता है तो बेशक बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई और एक विषय पर महत्वपूर्ण चीज जो आपको लगता है कि छूट गई और आपको इसमें कवर करनी चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि अगर छूटा तो बहुत कुछ है। जब कहानी लिखने बैठोगे तो वो इस विषय में जब चर्चा होती है तो सारी बातें फिर धीरे धीरे उभर के दिमाग में आ जाती है। 20 साल हो गए इस विषय में कोई चर्चा नहीं है। सही बात है। तो कुछ बातें तो ऐसी छूट रही हैं तो हम नहीं मानते। ये सब कुछ ये मशीन थोड़ा है ही नहीं दिमाग, सही बात है। बगैर बड़े आदमी है, बहुत सी बातें छूट गई। तो गांव में और परिवार में इन 2 हत्याओं के अलावा और कोई ऐसा जो है उन्होंने दोबारा पलट के किसी की तरफ नहीं देखा, और आपका कहना है कि श्री राम सिंह ने सबको माफ कर दिया था? सबको माफ कर दिया था, और जिनको इनके पिता मारे थे बाद में फिर उन्हें हर तरह से उन्होंने सहयोग भी दिया। तो क्या इन्होंने रंजिश नहीं रखी बाद में इन परिवारों ने? नहीं, आज भी रंजिश नहीं है। जो 2 लोग मरे थे, एक भतीजा एक भाई, उनके बच्चे हैं, आज भी बोलते हैं, बातचीत होती है। राजा राम ने ट्यूबवेल लगवाया था खेत पे, वो बड़े भैया का लड़का संभालता था और हमारी बहन। तो जो बाला सिंह मारे गए थे उनके लड़का को वो ट्यूबवेल बोल के पैसे से उसको दे दिया, बेच दिया। उसी सच्चाई होती है जमीन की, वो चलाता है। बस क्या है कि सामाजिक जो हुक्का पानी होता है वो कटा हुआ है, और उस तरह से राम द्वार सब कुछ होती है। लेकिन इसमें इन सब चीज़ों में, इन सब परिस्थितियों में आपका तो कोई दोष रहा नहीं? नहीं, हम बहुत छोटे थे उस टाइम। तो समाज ने जो जिस तरीके से आपके साथ किया, तो वो भी एक तरीके से
बहुत विचारणीय भी है और बहुत निंदनीय भी है कि उसके बारे में क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भाई किसी का मन में कुछ बात घुसी है तो उसको निकाला नहीं जा सकता है। कोई कुछ कह रहा है तो उसका मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये समाज ने निर्णय कैसे लिया था कि मतलब हम जो है वो समाज से थोड़ा सा मतलब इस परिवार को दूरी बना के रखेंगे? तो क्या कोई इन लोगों ने ऐसी कोई बैठक की थी या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। सामान सिर्फ कहाँ दूर बन रही है कि ब्याह शादी में अभी भी लोगों के दिमाग में है कि हम अगर उनके घर में बिटिया देते हैं, परिवार में पता नहीं कौन किसको कब मार दे, ये भावना बनी हुई है और कोई भावना नहीं। और सामाजिक स्थिति से सब समान है और कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ है। सामाजिक दूरी नहीं है। किसी से आदमी झटकत है